दुनिया आज युद्ध, आर्थिक अस्थिरता और वैश्विक तनाव के दौर से गुजर रही है। कहीं तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो कहीं सप्लाई चेन टूट रही है। इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था, व्यापार, रोजगार और आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। लेकिन चुनौतियों के इस दौर में भारत अवसर भी तलाश रहा है। आत्मनिर्भरता, मजबूत विदेशी नीति और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के दम पर आखिर वैश्विक संकट के बीच भारत कैसे बना रहा है अपनी आर्थिक ताकत। नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज दुनिया में एक साथ कई जगह तनाव चल रहा है। रूस यूक्रेन का युद्ध, इजराइल हमास का संघर्ष, लाल सागर में जहाजों पर हमले, ताइवान को लेकर तनाव और अमेरिका चीन का व्यापार युद्ध। ये सब केवल विदेश की खबरें नहीं हैं, इनका असर सीधे आपके पेट्रोल पर, आपकी रसोई पर और आपके बच्चे की नौकरी पर पड़ता है। और आज के इस एपिसोड का विषय है दुनिया में युद्ध की स्थिति और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका असर। हमारे मेंटर हैं देश के प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट, फॉरेंसिक अकाउंटिंग और सरकारी वित्त के विशेषज्ञ, कैग ऑडिट सलाहकार बोर्ड के सदस्य और सार्क एंड एसोसिएट्स के संस्थापक श्री सुनील कुमार गुप्ता जी। सुनील सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और हमारे विशेष अतिथि हैं सार्क ग्लोबल के सीनियर पार्टनर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के अनुभवी विशेषज्ञ श्री राजेंद्र बगाड़े जी। वित्तीय प्रबंधन, कोऑपरेटिव बैंकिंग और इकोनॉमिक एडवाइजरी के क्षेत्र में आपका व्यापक अनुभव रहा है। अपनी विशेषज्ञता और दूरदर्शी सोच के माध्यम से श्री बगाड़े देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन और मजबूत आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। राजेंद्र सर, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आइए बिना देर किए इस चर्चा को शुरू करते हैं। सुनील सर, अगर हम मौजूदा परिस्थिति में जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का संकट चल रहा है, यहाँ यूएसए, ईरान, इजराइल का वॉर चल रहा है, आप पर्सनली इसे कैसे देखते हैं और इंडिया के लिए ये कितना बड़ा स्ट्रेस है? ये सवाल आज हमारे देश में हर भारतीय परिवार के मन में है, इसलिए इसका जवाब मैं बहुत ही सरल भाषा में दूंगा। डावोस 2026 में हमने जब सार्क डावोस डायलॉग किया था वहाँ पे, तो एक शब्द बार बार आ रहा था, पॉली क्राइसिस, यानी एक साथ कई संकट। लेकिन तब किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही हफ्तों में दुनिया में एक नए और कहीं ज़्यादा गंभीर संकट में फंस जाएगी। देखिए कौन कौन से मोर्चे आज एक साथ खुले हुए हैं। पहला और सबसे बड़ा, 28 फरवरी 2026 को यूएसए और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए। यह मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा झटका है पिछले, अगर मैं 50 साल में देखूं तो। जवाब में ईरान ने भी 4 मार्च को स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का नाम हमें तभी पता लगा, बहुत सारे लोगों को, कि भाई क्या है ये, क्यों इम्पोर्टेंट है। और आज वहाँ शिपिंग ट्रैफिक युद्ध, मतलब पहले कभी ऐसा ट्रैफिक यूज़ नहीं हुआ कि वहाँ से कोई शिप नहीं निकलेगा, ईरान रोकेगा, अमेरिका रोकेगा, नाकेबंदी करेगा, क्या क्या होगा। 13 अप्रैल को यूएसए ने ईरानियन पोर्ट पर नेवल ब्लैकेड लगा दिया, मतलब दोहरी नाकेबंदी हो गई। पहले ईरान ने की हुई थी, फिर यूएस ने भी कर दी। ये पहला मोर्चा, जो नया मोर्चा खुला। दूसरा मोर्चा जो पहले से चल रहा था, रशिया और यूक्रेन के युद्ध का, चौथे साल में आज हम। तीसरा, रेड सी में हूती के हमले का, जो कि अक्टूबर 2025 में गाजा सीज फायर के बस कुछ हद तक बंद हुआ, लेकिन पूरी तरह रुका नहीं। और चौथा, चाइना और ताइवान के तनाव का। पांचवा, यूएसए चाइना के व्यापार और टेक्नोलॉजी युद्ध, खासकर सेमीकंडक्टर और एआई को लेकर, जो पूरे आज विश्व में छिड़ा हुआ है। और छठा, हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे अपने पड़ोस में पाकिस्तान की हालात बहुत खराब है, बांग्लादेश में अस्थिरता है, और भारत के लिए संकट कितना गंभीर है ये अब हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम रेड सी की चर्चा करते थे, वह हमारे एक्सपोर्टर्स को परेशान करता था, पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सीधे हमारे तेल और रसोई गैस पर असर डालता है। यह ईरान और ओमान के बीच 24 मील चौड़ा जलमार्ग है, और यहीं से दुनिया का 25% समुद्री तेल और लगभग 20% एलएनजी गुजरता है। भारत अपने तेल का लगभग 50% इसी रास्ते से लाता है। अभी रास्ता बंद है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसे 1970 के तेल के जो झटके लगे थे उससे बहुत बड़ा बताया। इतिहास का ये सबसे बड़ा तेल आपूर्ति
का व्यवधान है। और सबसे ज़्यादा चिंताजनक है कि जैसे 18 अप्रैल को सबको पता है ईरानियन सेना ने एक भारतीय झंडे के तेल टैंकर को पे अटैक किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सीधा सीधा उस समय ऐसा देखा गया कि भारतीय हितों पर हमला था। लेकिन मैं पर्सनली इससे निराश नहीं हूँ, क्योंकि हमेशा हर संकट में एक अवसर, असाधारण अवसर छुपा होता है, और भारत के लिए भी ये एक अवसर है। हमने रशिया से तेल का आयात बढ़ाया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से नए सप्लाई खोले, यहाँ तक कि वेनेजुएला से भी। मार्च 26 में हमने रशिया से लगभग 2 मिलियन बैरल पर डे तेल मंगाया। हमारी कूटनीति ने यूएसए से 30 दिन का वेबर भी हासिल किया। यह स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। तो इस प्रकार से अगर मैं देखता हूं तो डावोस में मुझे दुनिया के बहुत सारे सीईओ से मिलने का मौका मिला। उनमें से अधिकतर एक ही बात कह रहे थे कि इंडिया इज ए न्यू चाइना। ये केवल नारा नहीं, ये एक सच बन रहा है। एप्पल ने आईफोन का 18% प्रोडक्शन भारत में शिफ्ट कर दिया। यह चाइना प्लस स्ट्रेटेजी है उनकी। इससे भारत को बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब पॉली क्राइसिस, मतलब जब भयंकर तूफान आए और जब नौका तूफान में फंस जाती है, लेकिन अगर आप नौका का पाल ठीक दिशा में खोलें तो निकल जाती है। इसी प्रकार भारत भी अपनी सही दिशा, एक सही पाल खोल के कर रहा है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं, जब दुनिया डगमगाती है तब स्थिर देश को सबसे बड़ा फायदा मिलता है, और 2026 का स्थिर देश भारत है। राजेंद्र जी, जैसे सर ने भी बताया कि बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं, पॉली क्राइसिस चल रहा है, स्पेशली अगर मिडिल ईस्ट की बात करें, या फिर रशिया यूक्रेन वॉर, या फिर यूएसए ईरान इराक की वॉर की बात करें, तो इन सब का इंडिया पर क्या असर पड़ रहा है अगर हम लोग इसको अर्थव्यवस्था के तौर पर देखें? और मैं ये भी चाहूँगी कि आप कुछ आंकड़ों के साथ इसे ज़रूर समझाएं। गुप्ता जी ने जो ढांचा बताया उसमें मैं कुछ खास नंबर जोड़ता हूँ। रशिया यूक्रेन युद्ध से सबसे बड़ा असर कच्चे तेल पर पड़ा। फरवरी 22 में युद्ध शुरू होते ही ब्रेंट क्रूड ऑयल $130 पर बैरल तक पहुंच गया था। लेकिन भारत ने एक चतुर कदम उठाया। पश्चिमी देशों के बैन के बावजूद रशिया के तेल को डिस्काउंट पर खरीदना शुरू किया। आज अपने कुल तेल का आयात लगभग 35 to 40% रूस से आता है, जो युद्ध से पहले 2% से भी कम था। अनुमान है इससे भारत ने $25 बिलियन से अधिक की बचत की है। यह कूटनीति का बेहतरीन उदाहरण है। मिडल ईस्ट क्राइसिस के वजह से यूरिया और एलएनजी अफेक्ट हुए हैं। इसमें 90 लाख से अधिक भारतीय जो खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी रेमिटेंस और उनकी सिक्योरिटी, ये दोनों पे असर पड़ गया। इस साल हमने करीब $125 अरब का रेमिटेंस जो मिलता था उसमें घटौती आई है। लाल सागर के संकट की वजह से भी हमें पहले असर पड़ता था, लेकिन ये हॉर्मुज कैनाल का रास्ता बंद होने के कारण अपनी कंटेनर शिपिंग की फ़ी 300% तक बढ़ गई है। और जो अल्टरनेट रूट है केप ऑफ गुड होप का, उससे 40% ज़्यादा हमारा टाइम ट्रांसपोर्टेशन में लगता है। भारत के एक्सपोर्टर्स, खास करके कपड़ा, चमड़ा, इंजीनियरिंग गुड्स, ये सब डायरेक्टली प्रभावित हुए हैं। यूरोप में सामान पहुंचने में करीब 10 से 15 दिन लग रहे हैं। इन्हीं सब वजह से हमारे इंडियन इकोनॉमी में बड़ा इफेक्ट होने वाला है। अभी इंडियन इकोनॉमी अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड होने के कारण हमें इसके आसार नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन थोड़े ही दिनों में ये हो सकता है, अगर ज़्यादा दिन युद्ध चला या ऐसी परिस्थितियाँ रही तो हो सकता है कि इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा बहुत गिरावट आपको देखने को मिले। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट है।
वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अपना बिजनेस बढ़ाइए यूको एमएसएमई नारी सम्मान के साथ। यूको स्टार्टअप स्कीम से पाइए इजी फंडिंग, क्विक अप्रूवल्स और ग्रोथ गारंटीड। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया बूस्ट। एम्पावर योर आइडियाज एंड ग्रो विद यूको बैंक युवा शक्ति। यूको अभिनंदन के साथ करें स्मार्ट स्विच। पाएं बेटर इंटरेस्ट रेट्स और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिलायबल पार्टनर। यूको कॉन्ट्रैक्टर स्कीम देगा आपको वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट सपोर्ट दोनों एक साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। सुनील सर, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि इंडिया बहुत हद तक अपना जो ऑयल है उसको इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंडेंट है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस की वजह से ये संकट और भी ज़्यादा बड़ा है। तो ये एनर्जी डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? मैं एक बात बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ कि कोई भी देश तब तक सच में आज़ाद नहीं है जब तक पे ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर है। 1973 का तेल संकट हो, 1991 का खाड़ी युद्ध हो, 2008 का तेल में उछाल आया था, 2022 का यूक्रेन युद्ध और अब ये जो बड़ा अमेरिका ईरान का युद्ध इजराइल का, तो हर बार भारत को कीमत चुकानी पड़ती है। मैं बोलता हूँ ये चक्र अब टूटना चाहिए। अगर आप आंकड़ों में भी देखना चाहो तो हमारा देश सालाना जो तेल का इंपोर्ट करता है वो 130 से 140 अरब डॉलर का है, जो हमारे इंपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है। और तेल की कीमत में अगर $10 की बढ़ोतरी होती है तो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को 15 अरब डॉलर बढ़ा देती है और रुपए को कमज़ोर कर देती है। और सबसे बड़ी बात, जब तेल महंगा होता है तो डीजल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, सब्जी से लेकर सीमेंट तक हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। और जो ये पूरा का पूरा ही महंगाई, इसे हम बोल सकते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, मतलब बाहर से आई हुई महंगाई है पूरी की पूरी। ये सारे फैक्टर जो महंगाई बढ़ा रहे हैं सब बाहर से आए हुए हैं। और लेकिन ये क्रम तोड़ने के लिए मुझे जो लगता है पिछले 10 साल में 3 बड़े कदम हमने उठाए हैं। पहला बड़ा कदम जो हमने उठाया है वो है कूटनीति में विविधता, मतलब कूटनीति को हमने थोड़ा अच्छा किया है। अब तक हम 39 देशों से तेल खरीदा करते थे और ज़्यादातर हम खाड़ी देशों पर निर्भर थे। अब रूस, अमेरिका, ब्राज़ील, गुयाना सभी से हम लोग तेल खरीदने लगे हैं, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरा, जो हमारा स्ट्रैटेजिक रिजर्व, हमने 3 अंडरग्राउंड रिजर्व बनाए हैं ऑयल के। एक विशाखापट्टनम में बनाया है, एक मैंगलोर में बनाया है, एक पंडूर में बनाया है, जिनकी क्षमता 5 मिलियन टन से अधिक है। ये बहुत बड़ा एक आपके पास बफर है कि जब भी ऐसा कोई संकट आएगा तो आपके देश के पास, हमारे देश के पास एक रिजर्व है जिससे कि हमारे को एकदम से क्राइसिस नहीं आएंगे, जो कि सभी डेवलप कंट्री अपने पास ऐसा रिजर्व रखती हैं। और हमारे देश को इसे और भी बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन शुरुआत हुई और बहुत अच्छा रिजर्व आज हमारे देश के पास है। तीसरा जो बहुत बड़ा कदम मैं मानता हूं कि रुपए में व्यापार, यूपीआई और रुपए दिरहम, रुपए रूबल जैसे समझौते डॉलर पर हमारी निर्भरता कम कर रहे हैं। वो निर्भरता कम होती है तो उसका सीधा इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पे, हमारे इंपोर्ट पे, हमारे ट्रेड डेफिसिट सब पे एक साथ पड़ता है। लेकिन असली समाधान मैं बोलना चाहूंगा वो है रिन्यूएबल एनर्जी। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिन्यूएबल मार्केट, एनर्जी मार्केट है। हमने 2030 तक 500 गीगावाट ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत की पहल है, जिसमें 120 से अधिक देश शामिल हैं। यह हमारी क्लाइमेट डिप्लोमेसी का सबसे, मैं बोलूँगा कि अच्छा उदाहरण है। ग्रीन हाइड्रोजन भी एक तरह की क्रांति है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में 19,700 करोड़ रुपए का लगभग खर्चा है। 2030 तक हम 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे। और कई विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी में सऊदी अरब जैसा बन सकता है। मैं अपने अनुभव से अगर बात करूं तो पिछले साल राजस्थान में एक सोलर पार्क की यात्रा पर मैंने देखा कि
कभी जो रेगिस्तान जमीन बेकार पड़ी थी, आज वहाँ हजारों मेगावाट सोलर पावर बन रहा है। यह केवल बिजली नहीं, हमारी रणनीति की आज़ादी है। इसमें मेक इन इंडिया, सोलर पैनल, स्थानीय रोजगार, मतलब लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा क्योंकि वहीं पे अगर लगेंगे तो मतलब घर का पैसा घर में, और तीनों एक साथ ये हो रही हैं। तो मेरा संदेश तो यही रहेगा कि अगले 25 साल में भारत को सबसे बड़ी रणनीति लड़ाई सीमा के पार नहीं, सूर्य की किरणों में, हवा के झोंकों में, हाइड्रोजन के अणुओं में लड़ी जाएगी, और ये लड़ाई हम जीतेंगे। मैं इसको ऐसे भी समअप कर सकता हूं, जो ऊर्जा का गुलाम है वह विकास का गुलाम है। आत्मनिर्भर ऊर्जा यही असली स्वराज है। राजेंद्र जी, क्या रुपये वाकई ही इंटरनेशनल करेंसी बन रहा है, और रुपये में अगर हम ट्रेड करते हैं तो इसका सीधा फायदा कैसे और किसको मिलेगा? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं 3 हिस्सों में जवाब दूंगा। पहला, रुपए की असली स्थिति। डॉलर के मुकाबले में रुपया दबाव में है, यह सच है। पर तुलना कीजिए, पिछले 5 साल में रुपया करीब करीब 20% कमजोर हुआ, यानी 5%, 4 to 5% इन अ ईयर। जबकि जापानी येन 35%, ब्रिटिश पाउंड 18%, और कई उभरती यानी इमर्जिंग इकोनॉमीज 40 to 50% तक गिरी है। यानी रुपया कमजोर हुआ, लेकिन बाकी करेंसी से मजबूत है। आरबीआई के पास $650 बिलियन से अधिक का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा है। यह रुपए को अचानक झटकों से बचाता है। दूसरी बड़ी बात, रुपए में व्यापार। आरबीआई ने जुलाई 22 से स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट की व्यवस्था शुरू की है। आज 22 से अधिक देश, 90 से अधिक बैंकों ने इसके अंदर खाते खोले हैं। जैसे रशिया के साथ रुपए रूबल की व्यवस्था हो गई है, यूएई के साथ रुपए दुर्यम की व्यवस्था हो गई है। ऐसे ही श्रीलंका, मॉरिशस, मलेशिया के साथ रुपए में लेन देन शुरू हो चुका है। यह छोटी शुरुआत है पर हिस्टोरिक है। तीसरा, यूपीआई का इंटरनेशनल विस्तार। आज यूपीआई सिंगापुर, फ्रांस, यूएई, श्रीलंका, मॉरिशस और भूटान में स्वीकार किया जा रहा है। यह डिजिटल रुपए की पहली कड़ी है। मेरा मानना है रुपया एक रात में इंटरनेशनल करेंसी नहीं बनेगा, पर अगले 10-15 साल में यह रीजनल रिजर्व करेंसी जरूर बन सकता है, खासकर साउथ ऑफ एशिया और अफ्रीका में। ये तीनों रीजन जो अभी हमने डिस्कस किए, उस वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि रुपया इंटरनेशनल करेंसी बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, और एक दिन जरूर इंटरनेशनल करेंसी बनेगा। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज मिलाकर 778 ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। सुनील सर, चाइना +1 का भारत को किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा, और ख़ास तौर पे अगर बात करें सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स या फार्मा की, तो इसमें हमारी स्थिति प्रेजेंटली क्या है? सिमरन, बहुत ही अच्छा अद्भुत सवाल पूछा है आपने। यह विषय मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि यहीं पर भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बदलने वाला है। 30 साल तक
दुनिया ने एक ही मंत्र अपनाया, चीन में बनाओ क्योंकि सस्ता है। लेकिन 2018 से 2024 के बीच 3 बड़े झटके लगे। पहला, अमेरिका चाइना व्यापार युद्ध, दूसरा कोविड में चीन का लॉकडाउन, और तीसरा ताइवान पे तनाव, जो ताइवान के ऊपर टेंशन चल रही है चाइना से। अब दुनिया भर के सीईओ एक ही सवाल पूछते हैं कि चाइना के अलावा और कहां, और इसका सबसे अच्छा जवाब है भारत। डावोस में मेरी मुलाकात एक बहुत सीनियर अधिकारी से हुई। उन्होंने कहा, इंडिया इज नो लॉन्गर प्लान बी, इट इज ए प्लान ए फॉर नेक्स्ट डिकेड। अब आंकड़े देखते हैं। 2020 में एप्पल ने भारत में आईफोन का कुल 1% बनाया, 2025 में 18% हो गया, 2027 में 25% का लक्ष्य है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन 2014 में कुल 29 अरब डॉलर का था, आज 110 अरब डॉलर से अधिक है। मोबाइल फोन के मामले में हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक बन गए हैं। और इसके पीछे असली वजह क्या है? इसके पीछे असली वजह हमारी पॉलिसी है, जिसे हम बोलते हैं PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। 14 क्षेत्रों में इसे लागू किया गया। इस पे कुल खर्चा 2 लाख करोड़ का लगभग आया। पिछले 30 साल की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। इसके सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी क्षेत्र है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इंडिया मिशन के अंतर्गत 76,000 करोड़ का खर्च है। टाटा PSMC गुजरात के धोलरा में प्लांट लगा रहे हैं, सबको पता है। माइक्रोन गुजरात में और टाटा असम में। सेमीकंडक्टर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आज दुनिया का 60% एडवांस सेमीकंडक्टर ताइवान में बनता है। ताइवान पे यदि कोई संकट आए या आने वाला हो तो पूरी दुनिया रुक जाती है, क्योंकि पूरी दुनिया काम नहीं कर पाएगी अगर उस पर कोई दिक्कत होती है। तो अब हर देश अपना डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर बेस बनाना चाहता है, जरूरी है क्योंकि। और भारत, अमेरिका, जापान, ताइवान सबके लिए भरोसेमंद पार्टनर फार्मा में पहले से ही हैं। हम बोलते हैं फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया को बोलते हैं जी। दुनिया की 20% जेनरिक दवाइयां हम ही बनाते हैं। यूनिसेफ की 65% वैक्सीन भारत से आती हैं। और अब API मतलब दवा का कच्चा माल के लिए चीन पर निर्भर थे। PLI ने इसे बदलना शुरू कर दिया। अब इंडिया की तरफ लोग देखने लगे हैं। देखिए, हमने अपनी कंसल्टिंग में MSSP के रूप में कलर टोकन एक अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी कंपनी के साथ काम शुरू किया, और मॉडर्न डाटा कंपनी के साथ, जो कि वैश्विक डाटा OS प्लेटफॉर्म बनाते हैं, उनके साथ काम किया जी। तो मैंने देखा कि अमेरिकी और यूरोपियन और जापानी कंपनी अब भारत को केवल कॉस्ट सेंटर नहीं मानते, इनोवेशन सेंटर मान रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव है। तो मेरा संदेश ये है कि पॉली क्राइसिस ने पूरे विश्व का नक्शा बदल दिया है, और इस नक्शे में भारत के पास सबसे अच्छी जगह है। और ये मौका है कि अगले आने वाले सालों में हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, बशर्ते कदम अभी से बढ़ाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाइना +1 नहीं, इंडिया +none, यानी जहां भारत वहां कोई विकल्प नहीं चाहिए। इस पॉलिसी की तरफ आज हमारा देश बढ़ रहा है। बिल्कुल। राजेंद्र सर, अगर हम बात करें इंडिया के व्यापार की, तो FTA और IMEC इस व्यापार को, इंडिया के व्यापार को कैसे बदल रहा है? सबसे पहले तो गुप्ता जी की इंडिया +none बहुत ही बड़ी जबरदस्त बात है जी। मैं जमीनी आंकड़े और रणनीति को उसके साथ जोड़ता हूँ। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज मिलाकर $778 बिलियन के पार गया। ये बहुत हिस्टोरिक अचीवमेंट है। खासकर सर्विस एक्सपोर्ट $340 बिलियन के पास है, जिसमें IT, BPO, R&D और कंसल्टिंग ये सबसे आगे है। यानी दुनिया में इतना सारा तनाव, स्ट्रेस होने के बावजूद हम बढ़ रहे हैं। FTA की बात करें तो पिछले 3 साल में भारत ने ऐतिहासिक हिस्टोरिक एकदम एग्रीमेंट किए हैं, जैसे UAE के साथ सेपा का एग्रीमेंट किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA और EFTA देशों जैसे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिंचेस्टीन के साथ एग्रीमेंट किए। ये $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का वायदा है। ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के साथ भी FTA फाइनलाइज हो चुका है। यह ट्रेड डिप्लोमेसी का दौर है। और सबसे रोमांचक है IMEC
जो आपने बताया, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जी ये G20 शिखर सम्मेलन जो यहाँ हुआ था इंडिया में तभी घोषित हुआ। भारत ने यूएई तक समुद्री रास्ता, फिर सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल होते हुए रेल का रास्ता और फिर ग्रीस से यूरोप, ये वाले रास्ते बनाए हैं। ये सुएज कैनाल का अल्टरनेट होगा और चीन की BRI को एक तरह से चैलेंज होगा। ओके और ये मिडल ईस्ट क्राइसिस में इसमें थोड़ी दूरी हुई है क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, बट लेकिन ये आखिर में पूरा होगा। और इसके पूरा होने के बाद इंडिया को कोई रोक नहीं सकता है, वो इंटरनेशनल ट्रेड में एक सेंटर पॉइंट बन जाएगा। बिल्कुल सर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जियोपॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है और भारत को अपने एनर्जी रिसोर्सेज के लिए क्या क्या कदम उठाने पड़ रहे हैं और हम आज वहाँ कहाँ पर खड़े हैं। और मैं चाहूँगी कि इसी बारे में हम आगे भी चर्चा करें, तो मैं यही चाहूँगी कि अगले एपिसोड में भी आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहें। फिलहाल आज के एपिसोड में आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। 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 तो दर्शकों, देखा आपने कि किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स का असर हमारे भारत पर पड़ रहा है, लेकिन मुद्दे और भी हैं, पॉइंट्स और भी हैं और इसी चर्चा को हम अगली बार भी आगे बढ़ाएंगे। तो अगली बार तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे शो में आने के लिए सुनील सर और राजन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं।